Hello everyone. Today we are discussing one more important chapter of corporate accounting, that is internal reconstruction, or popularly known as capital reorganization or company reorganization. So what is basically internal reconstruction means? Internal reconstruction means that the company is incurring losses over a period of time, कि कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड कंपनी की बैलेंस शीट ये शो करती है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, which is not possible because the company is earning losses over a period of time. So it must show that the financial position of the company is not good. So that's why we are doing overhauling of a company. What is overhauling? Overhauling means हम चेक कर रहे हैं एसेट्स की और लाइबिलिटीज की वैल्यू, कि कोई एसेट या लाइबिलिटी जो है वो या तो वो ओवर वैल्यूड ना हो या वो अंडर वैल्यू ना हो। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इसमें कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं हो रही, एक एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर ही वी आर चेकिंग कि कोई एसेट जो है कोई वो ओवर वैल्यूड तो नहीं है, क्योंकि ओवर वैल्यू हुआ तो इसका मतलब वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी शो कर रहा होगा क्योंकि एसेट्स की वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन एक्चुअल में उसकी वैल्यू कम है, तो हमें उसकी वैल्यू को कम करना है। तो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर। तो सी इसके इंट्रोडक्शन में मैंने आपको दिया हुआ है, a company might have suffered huge losses in the past or might have the problem of overcapitalization or might have valued its fixed asset because of inadequate provision of for depreciation. Such a company faces the danger of going into liquidation either voluntary or because of petition of creditors और डिवेंचर होल्डर्स। ऐसी कंपनीज जनरली सिक कंपनीज बन जाती हैं कि जो कभी भी बंद हो जाएं। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? इट इज एन अरेंजमेंट मेड बाय द कंपनीज वेयर द क्लेम्स ऑफ शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर लाइबिलिटीज आर ऑल्टर्ड और रिड्यूस। हम इन लाइबिलिटीज को कम करने की कोशिश करते हैं सो दैट जो कंपनी ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेटेड लॉस इनकर किया है उसको राइट ऑफ कर सकें और एसेट्स को हम फेयर वैल्यू पे शो कर सकें, which helps the balance sheet to show the true and fair view of financial position. तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बेसिकली इसके अंदर हम शेयर कैपिटल, डिवेंचर होल्डर्स या क्रेडिटर्स इन सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने शेयर का कुछ हिस्सा जो है सेक्रीफाइस कर दीजिए या अपने कुछ राइट्स को चेंज कर दीजिए ताकि हमारी लाइबिलिटी कम हो जाए। तो लाइबिलिटी कम होगी तो हमारा प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट से जो हमारा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉसेस हुआ है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, उसको हम राइट ऑफ कर सकें। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी आपके प्रॉफिट्स आप निकलेंगे, आपने शेयर होल्डर ने बोला कि ठीक है हमारे 10 रुपए का शेयर है, उस शेयर को आप 2 रुपए में कन्वर्ट कर दो। तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर जनरली कंपनी के ओनर्स होते हैं, लेकिन होती तो लाइबिलिटी है ना कि कंपनी को उनको फ्यूचर में पैसा पे करना पड़ेगा। तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज, अब हम उसको बोलते हैं कि शेयर होल्डर्स कहते हैं कि 2 रुपीज का शेयर कर दो, तो 10 का शेयर 2 रुपए में, इसका मतलब अब कंपनी को फ्यूचर में शेयर होल्डर को सिर्फ 2 रुपीज पे करने हैं, तो 8 रुपीज का कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। डिबेंचर होल्डर कहते हैं कि हमारा 1 लाख का शेयर सेक्रीफाइस कर दो, तो ये भी कंपनी का क्या हो रहा है, एक तरह से प्रॉफिट हो रहा है। तो प्लीज रिमेंबर, जब भी प्रॉफिट होगा तो वो क्रेडिट होगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में, और जब लॉस होगा या हम लॉस को राइट ऑफ करेंगे तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट होता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट होगा, लॉस हुआ तो डेबिट होगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। और डेबिट क्रेडिट क्या होगा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के नाम से डेबिट क्रेडिट होगा। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के मेथड्स क्या हैं, ये कुछ मेथड्स होते हैं। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, जहां पर शेयर कैपिटल को ऑल्टर किया, ऑल्टर करने का मतलब नया शेयर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया, या हमने शेयर की वैल्यू को स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट मतलब 100 का शेयर 10-10 रुपए में कन्वर्ट कर दिया, तो वो था ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। लेकिन इसके अंदर कोई रिडक्शन ऑफ कैपिटल नहीं होता। चेंज इन शेयर होल्डर्स राइट, जैसे 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे, इसका मतलब कि कभी भी उनको हम 9% का डिविडेंड पे करेंगे जब भी करेंगे। अब हमने उसको 5% पे कन्वर्ट कर दिया तो हमने उनके राइट्स को चेंज कर दिया, तो चेंज इन शेयर होल्डर राइट्स इसके अंदर आ गया।
रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 का शेयर 2 रुपए में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पर कैपिटल कम हो रहा है, तो दैट इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का, कॉम्प्रोमाइज का मतलब आपको नॉर्मली पता ही है कि कॉम्प्रोमाइज करना है। यहाँ पर हम डिवेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कुछ अपना शेयर सेक्रीफाइस कीजिए, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। एंड लास्ट आता है सरेंडर ऑफ शेयर्स, बेसिकली जहां पर शेयर होल्डर खुद अपने शेयर्स को सरेंडर कर दें। तो ये रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का ही पार्ट होता है, बट मेन जो हमारा होता है वो होता है ये 3-4 पॉइंट स्टार्टिंग के। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, यहाँ पर नो रिडक्शन, चेंज इन शेयर होल्डर्स राइट्स, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट एंड सरेंडर ऑफ शेयर्स। अब मैंने आपको बताया कि हम शेयर होल्डर की वैल्यू को कम कर देंगे, डिवेंचर होल्डर अपना शेयर सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं, क्रेडिटर्स अपना शेयर सेक्रीफाइस करने को रेडी हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों से। तो जब भी लायबिलिटी कम हो रही होगी तो हमारा प्रॉफिट हो रहा होगा, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा। अब हमने बहुत सारी एंट्रीज पास करी, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, शेयर होल्डर कम हो गए, क्रेडिटर कम हो गए, डिवेंचर कम हो गए। तो लास्ट में हम क्या करते हैं, वो सारे प्रॉफिट को इकट्ठा करते हैं और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। मान लीजिए हमारा 3-4 एंट्रीज का प्रॉफिट बनकर आया है 5 लाख रुपीज। अब मैं कहता हूं 5 लाख रुपीज हमारा प्रॉफिट आया। अब हम क्या कहते हैं कि हमारी कंपनी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉसेस में जा रही है, तो लॉसेस को राइट ऑफ तो करना पड़ेगा जो प्रॉफिट आया। तो लॉसेस को कैसे राइट ऑफ करेंगे, देखिए सबसे पहले हम राइट ऑफ करेंगे फिक्टिशियस एसेट, जो फेक एसेट हमारी बैलेंस शीट में शो हो रहे होते हैं, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया या कोई डिस्काउंट हो गया, प्रोविजन हो गया, तो वो सारा हमारा लॉसेस का पार्ट है। उसके बाद गुडविल, पेटेंट, इनटेंजिबल एसेट जो होते हैं उसको राइट ऑफ करते हैं, क्योंकि जब गुड कंपनी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉसेस इनकर कर रही है, तो उसकी काहे की गुडविल और काहे का उसका पेटेंट होगा, तो उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होती है। फिर कोई करंट एसेट्स की या फिक्स एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो, करंट एसेट एंड फिक्स एसेट्स डिक्रीज इन वैल्यू, आप ऐसे लिखिए इसको या रिमेंबर कर लीजिए, क्योंकि वो भी हमारा लॉस है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है। कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो रहे हैं या रीऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो लास्ट में राइट ऑफ करते हैं एक्यूमुलेटेड लॉस। ये मेन पॉइंट है। पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस, इसका मतलब ये हमारा लॉस के बारे में बात हो रही है। पहले इन सब चीजों को राइट ऑफ करने के बाद जितना पैसा बचेगा पीएनएल अकाउंट में हम डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ कर देंगे। मान लीजिए प्रॉफिट आया 5 लाख रुपीज का, इन सबको राइट ऑफ करने के बाद, पीएनएल अकाउंट को राइट ऑफ करने के बाद भी 15,000 रुपए बच गए, इसका मतलब टोटल लॉस जो हमारा था वो 4,85,000 था। अगर फिर भी पैसा बच गया तो वो पैसे को हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो देखिए, इफ स्टिल प्रॉफिट इज अवेलेबल आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉसेस, इट शैल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। लेकिन मैं आपको एक सिचुएशन समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास टोटल प्रॉफिट है 10 लाख रुपीज का, ठीक है, और हमारी जो लॉसेस मिलाकर आए 8 लाख रुपीज के आए, तो हमने लॉसेस को राइट ऑफ कर दिया 10 लाख रुपीज में से, तो 2 लाख का प्रॉफिट जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रॉफिट था 10 लाख रुपीज, ये सब मिलाकर फिक्टिशियस एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट, करंट एसेट, एक्सपेंसेस, इन सबको मिलाकर हमारा पैसा बन रहा है 8 लाख रुपए। और पीएनएल अकाउंट का बैलेंस लास्ट में राइट ऑफ क्यों करते हैं, इसका लॉजिक ये होता है कि अगर मान लीजिए पैसा पूरा अवेलेबल नहीं है, पूरा अवेलेबल नहीं है मतलब, मान लीजिए मैं आपको इसके में एक सिचुएशन देता हूं। हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ₹10 लाख का प्रॉफिट आया, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ 10 लाख रुपीज, ठीक है। और मैं आपको सिचुएशन देता हूं इसके अंदर, लेट्स से मैं आपको यहीं से एक्सप्लेन करता हूं वो वाला पॉइंट, लॉसेस टू बी रिटर्न ऑफ से ही एक्सप्लेन करता हूं, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अब मान लीजिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए हुए हैं 60,000, इनटेंजिबल एसेट्स आपको दे रखे हैं 40,000 फॉर एग्जाम्पल, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिरकर मान लीजिए 5 लाख रुपीज हो गई।
एक्सपेंसेस को जीरो मान लो, नहीं एक्सपेंसेस, लेट अस अज्यूम टू बी जीरो। ठीक है, मैं कहता हूं पीएनएल अकाउंट में यहां मैं एक अमाउंट लिखता हूं, पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस का हमारा लॉस है 8 लाख रुपीज का, फॉर एग्जाम्पल 8 लाख रुपीज। अब आप जरा यहां पर टोटल चेक कीजिए, हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन में जो प्रॉफिट है वो कितने रुपए का है, 10 लाख रुपए का। और हमने लॉस कौन कौन सा राइट ऑफ किए, 60, 40, 1 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, तो टोटल 6 लाख का लॉस हम राइट ऑफ कर चुके हैं। तो 10 लाख में से 6 लाख तो चले गए, बचे कितने, 4 लाख। लेकिन लॉस कितने का हो रहा है, 8 लाख का। तो इसका मतलब हम पूरा का पूरा लॉस राइट ऑफ नहीं कर सकते, जितना रिमेनिंग बैलेंस होगा आप उतना ही राइट ऑफ करेंगे। तो 10 में से 6 लाख ऑलरेडी राइट ऑफ हो गए हैं, हमें इसमें राइट ऑफ 8 लाख करने थे, लेकिन हमारे पास इतना पैसा बचा ही नहीं, तो जितना बचा आप उतना ही राइट ऑफ कर दोगे। इसका मतलब पीएनएल अकाउंट में आज भी आपके, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपका 4 लाख का लॉस आज भी आ रहा होगा। तो इसको हम इस तरीके से, इसलिए पीएनएल अकाउंट को सबसे लास्ट में करते हैं। यही अगर लॉस मान लीजिए 2 लाख का होता, अब देखिए 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख था पहले, 2 लाख का लॉस है, तो टोटल कितना बना, 8 लाख। तो पूरा 2 लाख का 2 लाख लॉस राइट ऑफ हो गया। अब यहां पर आप चेक कीजिए, टोटल लॉसेज मिला के 8 लाख के बन रहे हैं, 60 प्लस 40 1 लाख, 6 लाख 8 लाख, जबकि प्रॉफिट कितना है, 10 लाख। तो 2 लाख का प्रॉफिट आज भी बच रहा है। तो इसका मतलब इन दिस केस हम यहां पर कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर कर देंगे, 2 लाख। तो अगर पैसा एक्स्ट्रा बच रहा होगा तो वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, अगर बैलेंस कम हुआ तो पीएनएल अकाउंट में आप उतना ही राइट ऑफ करेंगे जितना रिक्वायर्ड होगा, या जितना पैसा आपके पास अवेलेबल होगा। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। इसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर क्या कहता है वो मैं आपको समझाता हूं, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल पोर्शन। फॉर योर कन्वीनियंस let me show you side by side with the help of the question. This is a question. First question, I will be discussing two questions in this. One would be a little tricky one, and another would be first one would be a little simple one. So let's see. The share capital of Garima Limited consisted of the following: the 10,000 10% preference share of ₹100 each and 50,000 equity share of ₹10 each. तो इसमें ये दो शेयर है। The shares were fully paid up, तो सबसे पहले आपको चेक करना है शेयर्स fully paid up हैं या नहीं है। By the end of the 2012 and 13, it had accumulated loss of 3,50,000 besides preliminary expenses totaling ₹20,000। तो इसका मतलब लॉस है 350 का और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है 20,000 की। It was also ascertained that fixed asset which stood in the books at ₹14,20,000 were overvalued to the extent of ₹4,20,000। इसका मतलब जो हमारे फिक्स्ड एसेट हैं उनकी वैल्यू 14,20,000 है, जबकि वो कितने ओवर वैल्यूड है, 4,20,000। तो ये हमारे लिए लॉस हो गया, क्योंकि हमारी एसेट की वैल्यू ओवर वैल्यूड है, तो आज अब हमें उसकी वैल्यू कम करनी पड़ेगी। A scheme of capital reduction was adopted and approved by the court। ठीक है, ये दो बार लिखा हुआ है इसमें, was adopted and approved by the court in order to remove the overvaluation and to write off the losses and preliminary expenses। ये नहीं भी लिखी होती लाइन तब भी हमारे को राइट ऑफ तो करना ही है। अंडर दिस स्कीम अब यहां पर आप चेक कीजिए, 10% प्रेफरेंस शेयर्स जो ऊपर दिए हुए हैं ये वाले 10% preference shares were converted into 14% preference shares of ₹60 each। तो ऊपर ₹100 का शो हो रहा है, लेकिन अब वो कह रहा है आपने जो प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू है वो ₹60 में कन्वर्ट कर दी, ₹40 से अपनी लाइबिलिटी कम कर दी, मतलब प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू ₹100 से ₹60 कर दी। इक्विटी शेयर वर कन्वर्टेड इनटू ₹2 ईच। तो 10 का शेयर था उसकी वैल्यू आपने ₹2 की कर दी, तो इसका मतलब अब आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स को ₹8 कम पे करना है, तो वो आपके लिए प्रॉफिट हो गया।
ऑल्सो द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स विच वर इन एरियर फॉर 3 years वर टू बी कैंसल्ड। तो प्रेफरेंस शेयर्स पे कोई डिविडेंड था जो हमें पता है कंपलसरी नहीं होता पे करना, तो उसको हमने कैंसिल कर दिया। जनरली ये लाइन ऐसी लिखी होती है, इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। सो लेट अस डू वन बाय वन। सबसे पहले आप हम कौन सी एंट्रीज पास करते हैं जिसमें हमारा प्रॉफिट हो रहा हो। प्रॉफिट कहां हो रहा है? एक तो प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कम हो रही है, एक इक्विटी शेयर की। तो लेट्स पहले इक्विटी शेयर की वैल्यू एंट्री पास कर लेते हैं। तो यहां पर आप चेक कीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये मैंने इस साइड पे आपको दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड। ओल्ड मतलब जो पुराने वाली लाइबिलिटी थी वो खत्म हो रही है। कौन सी पुराने वाली? रुपए वाली। तो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया ओल्ड। अब वो वैल्यू कितने की बन गई? ₹2 की। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट न्यू। न्यू मतलब ₹2 वाले, एंड टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। यहां पर कैसे बैलेंस आया आप जरा चेक कीजिए। आप यहां पर चेक कीजिए बैलेंस कैसे आएगा। 50,000 आप इसमें लिख लीजिएगा, 50,000 इंटू 10। ये मैं आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूं। ये हमारा ये वाला हो गया 50,000 इंटू 10। और ये वाला जो होगा ये कौन सा होगा? 50,000 इंटू 2। आज उसकी वैल्यू 1 लाख रुपीज बन रही है, ठीक है। और बाकी 4 लाख जो ₹8 का प्रॉफिट था, 50,000 इंटू 4, तो वो आपका किस में चला जाएगा? बेसिकली वो हमारा चला जाएगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। 50,000 इंटू 8 जो हमारा प्रॉफिट था, तो दैट इज 4 लाख रुपीज हमारा रिकंस्ट्रक्शन में आ गया। रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब हमारा प्रॉफिट हो रहा है। और ये कैसे आया? ये हमारा आया 50,000 इंटू 8, क्योंकि हमारी जो शेयर की वैल्यू है वो ₹8 से कम होगी, तो हमारा प्रॉफिट हो गया। 10 का शेयर था, उस लाइबिलिटी को हमने खत्म कर दिया, उसको नई लाइबिलिटी ₹2 में कन्वर्ट किया, इनटू, और ये ₹8 के हिसाब से हमारा प्रॉफिट आ गया 50,000 इंटू 8। अब सेकंड है प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर में दो चीजें चेंज हो रही है। एक तो उसकी परसेंटेज चेंज हो रही है, 10% से वो 14% पे आ रहा है, और उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो पुराने वाले इसका मतलब कौन से थे? 10% थे। तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच, ₹100 के हिसाब से, तो इसकी वैल्यू बनी 10 लाख। उसको कितने परसेंट में कन्वर्ट करना है? 14% में। तो नई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है टू 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और उसकी वैल्यू कितनी है? ₹60। तो ये ₹60 कैसे आया? 10,000 इंटू 60, तो 6 लाख। टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 4 लाख। तो ₹40 से उसकी लाइबिलिटी कम हो गई थी। तो इसीलिए अगर हम रिकंस्ट्रक्शन में यहां पर बैलेंस देखेंगे तो कैसे आएगा? 10,000 इंटू 40, तो ये हमारा 4 लाख है। सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर कि जो पुरानी जो शेयर्स थे उनको मैंने डेबिट कर दिया क्योंकि वो आज खत्म हो रहे हैं, क्योंकि शेयर कैपिटल का जनरली बैलेंस क्रेडिट होता है, और जो नया कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस किया उसको क्रेडिट कर दिया। अब आप यहां पर चेक कीजिए, ये हमने प्रॉफिट्स की एंट्री पास करी, राइट ऑफ की एंट्री लास्ट में पास होती है। तो यहां पर देखिए, इस एंट्री से हमारे को प्रॉफिट मिला 4 लाख, इस एंट्री से हमें प्रॉफिट मिला 4 लाख, तो टोटल प्रॉफिट आज हमारे पास 8 लाख हो गया। मैंने क्या बोला? ये जो प्रॉफिट होगा इससे हम लॉसेस को राइट ऑफ करेंगे। तो मैंने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को डेबिट कर दिया 8 लाख रुपीज से। डेबिट क्यों किया? क्योंकि राइट ऑफ करना है। सबसे पहले आपको ऑर्डर बताया था, ऑर्डर में अभी आप ऊपर आपको बताया था कि ऑर्डर में हम कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हैं। सबसे पहले फिक्टिशियस एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, ये राइट ऑफ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप, सबसे पहले फिक्टिशियस एसेट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखा है हमें, कितने रुपीज का है वो? 20,000 का। तो 220,000 प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। फिर फिक्स्ड एसेट्स की, इसमें इंटेंजिबल एसेट कुछ नहीं है। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू जो ओवर वैल्यूड है 4,20,000 से, तो वो भी हमारे लिए लॉस है। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट 4,20,000। ना इसमें इंटेंजिबल एसेट है, ना इसमें करंट एसेट्स है, और ना ही इसके अंदर एक्सपेंसेस का पॉइंट है। तो इसका मतलब लास्ट में हमें क्या राइट ऑफ करना है? पीएनएल।
तो पीएनएल कितने का दे रखा है 3,50,000 टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, या आप इसको टू पीएनएल अकाउंट भी लिख सकते हो। हमारे पास बैलेंस बच रहा था, आप चेक कीजिए 420 प्लस 20 440, 8 लाख में से 4,40,000 गया तो 360 बच रहा है। तो 360 हमारे पास बैलेंस बचा और लॉस कितने का 350, तो इसका मतलब वो इजीली राइट ऑफ हो रहा है। लॉस राइट ऑफ होने के बाद भी 10,000 का बैलेंस बच गया, तो मैंने बोला अगर बैलेंस बच जाएगा तो वो कंपनी के लिए प्रॉफिट है। तो कंपनी कौन से प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है, कैपिटल रिजर्व। क्यों कैपिटल रिजर्व में क्यों करती है, क्योंकि ये नॉन ऑपरेशनल प्रॉफिट है। अगर ये ऑपरेशनल प्रॉफिट होता तो हम जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कभी भी प्रॉफिट होगा तो आप किस में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व के अंदर, क्योंकि ये हमारा नॉन ऑपरेशनल प्रॉफिट है जो कंपनी का मेन काम नहीं है, बट कंपनी को फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। ये था हमारा सिंपल क्वेश्चन। नाउ इसी के अंदर अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लेवल बढ़ा दे और थोड़ा सा एडवांस मोड पे चले जाएं, तो लेट अस सी विद दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन बट सिंपल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन सिंपल है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको एक नया फॉर्मेट दिया हुआ है बैलेंस शीट का। द बैलेंस शीट ऑफ होपफुल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2011, आपको ये गिवन है बैलेंस शीट। अब यहाँ पर आप चेक कीजिए, सबसे पहले हम चेक करते हैं शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल वगैरह। अब यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है 1,00,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप। मैंने बोला था फुल्ली पेड अप होने चाहिए, यहाँ पर कॉल्ड अप 8 है, तो इसका मतलब पहले हमें इसको फुल्ली पेड अप कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप यहाँ लिखा हुआ है। सरप्लस अकाउंट के अंदर देखिए आप, ब्रैकेट के अंदर 4 लाख रुपीज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लॉस है, ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव बैलेंस है। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, आपको नॉन करंट एसेट्स दे रखे हैं, इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल दे रखी है, इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, ये सारे पॉइंट आपको गिवन है। ठीक है, दिस ऑल इज गिवन टू यू। नाउ हमारा मेन काम है एडजस्टमेंट्स पढ़ना। देखिए अब यहाँ पर इन्होंने और कुछ नहीं है, नीचे लिखा डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंशियल हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड ऑन फॉर 2 years, तो प्रेफरेंस शेयर्स पे डिक्लेयर नहीं करा तो कंपलसरी भी नहीं होता, उनको डिविडेंड पे करना है। अब यहाँ पर आप चेक कीजिए क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कोर्ट, uncalled capital is to be called up in full and equity shares are to be reduced to ₹5 each। इसका मतलब पहले ये जो अनकॉल्ड कैपिटल है ₹2 का, इस पैसे को मंगवाओ, उसके बाद वो शेयर ₹10 का बन जाएगा। ₹10 के शेयर को आप कितने रुपए में कन्वर्ट कर दो, ₹5 ईच में। तो पहले ₹2 की एंट्री क्या होगी, फाइनल कॉल की एंट्री, तो एंट्री क्या पास होगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हमने ₹2 मंगवाए तो 1,00,000 इंटू 2, तो 2 लाख अमाउंट आता। फिर सेकेंड एंट्री हम रिसीविंग की करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2 लाख। ये तो हमने अनकॉल्ड कैपिटल को कॉल्ड अप किया, ये तभी करेंगे जब शेयर्स फुली पेड अप नहीं होंगे। अब वो क्या कह रहा है, कैपिटल को आप ₹5 में कन्वर्ट कर दो शेयर के अमाउंट को, तो इसका मतलब 10 का शेयर ₹5 में कन्वर्ट हो रहा है। तो वही इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड वाले ऊपर आ गए, ठीक है, 1,00,000 इंटू 10 10 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अब उसकी वैल्यू ₹5 रह गई, तो 1,00,000 इंटू 5 लाख, और रिकंस्ट्रक्शन में कितना आ गया 5 लाख। ये इस तरीके से बनेगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर कि 10 लाख रुपीज का हमारा टोटल कैपिटल बन गया था, पहले 8 लाख था लेकिन 2 लाख हमने मंगवा लिए तो 10 लाख बन गया। अब उसकी वैल्यू ₹5 में कन्वर्ट करनी है, तो ₹5 यहाँ, ₹5 के हिसाब से यहाँ पर, तो 5 लाख हमारा यहाँ आ गया। अब यहाँ देखिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव एग्रीड टू गिव अप देयर राइट ऑफ डिविडेंड फॉर 2 years। मैंने बताया था कि डिविडेंड का जनरली जो पॉइंट होता है वो हमेशा सेक्रीफाइस ही कर देते हैं वो। और प्रेफरेंस शेयर में वो क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट 12 इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 ईच फॉर ईच फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर। तो इसका मतलब अब यहाँ पर थोड़ी सी इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आप चेक कीजिए, हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, 4 लाख दिया हुआ है, तो 4 लाख और एक शेयर की वैल्यू कितनी रुपए है, ₹10, तो डिवाइड बाय 100, तो कितना नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, 4,000।
तो ये क्या कह रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव एग्रीड टू गिव अप देयर राइट ऑफ प्रेफरेंस शेयर फॉर 2 डिविडेंड एंड एक्सेप्ट 12 इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 ईच। इसका मतलब अब प्रेफरेंस शेयर क्या कर रहे हैं, हर एक शेयर के बदले 12 इक्विटी शेयर ले रहे हैं, और जिसकी वैल्यू कितने रुपए है, ₹5, तो इंटू 5। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, 4000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे, उनको हमने 12 इक्विटी शेयर दिए जिसकी वैल्यू ₹5 है, तो ये टोटल अमाउंट 2,40,000 बनकर आएगा। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर 4 लाख की जगह 2,40,000 रुपए में मान गए। कैसे निकाला, 4 लाख डिवाइड बाय 100, तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ गए, एक शेयर के बदले हम ₹12 दे रहे हैं, इंटू 5, तो 2,40,000। तो एंट्री देखिए कैसे पास करेंगे, पुराने प्रेफरेंस शेयर हैं तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख। अब वो नए प्रेफरेंस शेयर नहीं ले रहे, वो इक्विटी शेयर ले रहे हैं, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ये जो आपने अमाउंट निकाला भी 2,40,000। बाकी रिकंस्ट्रक्शन के अंदर आ गया आपका प्रॉफिट 1,60,000, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब गुडविल एंड P&L अकाउंट आउट टू बी रिटर्न ऑफ, ये लॉस की एंट्री है, लास्ट में पास होगी। ट्रेड क्रेडिटर्स आर टू फॉरगो 10% ऑफ देयर क्लेम, क्रेडिटर्स कह रहे हैं हम अपना 10% का क्लेम छोड़ देंगे, तो ये भी हमारे लिए प्रॉफिट है। क्रेडिटर्स देखिए कितने के दे रखे हैं, 1,40,000 के दे रखे हैं, तो इसका 10% 14,000, तो ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट हमारा प्रॉफिट हो रहा है 14,000 का, तो ये हमने यहां लिख दिया। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। देन अब ये वाली एंट्री देखिए, थोड़ी अच्छी एंट्री है। इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी टेकन ओवर बाय बैंक इन फुल सेटलमेंट ऑफ ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अब ओवरड्राफ्ट बैलेंस देखिए 50,000 का है, और इन्वेस्टमेंट्स हमारी 40,000 की ये दे रखी, तो बैंक कहता है कि मैं अपने ओवरड्राफ्ट बैलेंस की जगह 40,000 की इन्वेस्टमेंट में सेटल कर रहा हूं, क्योंकि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, तो लाइबिलिटी कम हो रही है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, हमारा एसेट चला गया तो क्रेडिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 40,000। 50,000 की लाइबिलिटी 40,000 में सेट ऑफ हो गई, तो 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो रिकंस्ट्रक्शन के अंदर कितना आ गया, 10,000 रुपीज, तो रिकंस्ट्रक्शन अमाउंट अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। तो आप यहाँ पर आप चेक कीजिए, फर्स्ट एंट्री सेकेंड एंट्री हमने कर ली, फोर्थ एंट्री हमने कर ली, फिफ्थ एंट्री हमने कर ली, थर्ड एंट्री लॉस की थी, सिक्स एंट्री में आप चेक कीजिए प्लांट एंड मशीनरी एंड स्टॉक आर रिड्यूस, तो जब हमारा एसेट रिड्यूस हो रहा है तो लॉस हो रहा है, तो लॉस की एंट्री हम लास्ट में करते हैं राइट ऑफ करने की। उससे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है। देखिए 5 लाख का प्रॉफिट इधर हो रहा है, 1,60,000 का प्रॉफिट इधर हो रहा है, तो 660 हो गया, 674, 14,000 ऐड किए और 10,000 यहाँ वाले ऐड किए, तो 6,84,000 का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो ये देखिए हमने एंट्री क्या पास करी, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 6,84,000। ठीक है, अब इन्होंने बोला गुडविल को राइट ऑफ करो, तो गुडविल की वैल्यू चेक कीजिए, यहाँ पर कितनी दे रखी है, गुडविल की वैल्यू दे रखी है 45,000 की, और प्लांट एंड मशीनरी कितने से रिड्यूस हो रही है, 1 लाख, और स्टॉक कितने से रिड्यूस हो रहा है, 39। तो देखिए, तो लॉस की एंट्री में यही आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट 45,000, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख, स्टॉक अकाउंट डेबिट 39,000, सरप्लस अकाउंट मतलब ये जो हमारे को ऊपर P&L का नेगेटिव बैलेंस दे रखा था 4 लाख का, ये पूरा राइट ऑफ हो रहा है, बैलेंस बच रहा है हमारे पास, आप चेक कीजिए बैलेंस बच रहा है, इसका मतलब, सॉरी ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, बैलेंस बच रहा है, उसके बाद भी बैलेंस 1 लाख का बच गया, तो वो हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू। यस, द पॉइंट इज क्लियर। हमने सारे प्रॉफिट को टोटल किया और हमने इसको राइट ऑफ कर दिया 684 को। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आप कहता हूं कि आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एंट्री समझ में आ गई आपको सारी, कि बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट किया, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट किया, क्योंकि उसने टेक ऑन ओवर कर लिया, तो 10,000 का प्रॉफिट निकला। अब इसके अंदर दोनों क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कैपिटल रिजर्व बनकर आ रहा है। मान लीजिए मैं कहता यहाँ पर प्रॉफिट 684 का नहीं है, 4,84,000 का है। जस्ट एक्सप्लेनिंग, मैं दोबारा उसको ठीक कर दूंगा। तो 45,000 ये राइट ऑफ हो रहा है, 1 लाख ये राइट ऑफ हो रहा है, 39,000 ये राइट ऑफ हो रहे हैं। तो आप इन तीनों को ऐड कीजिए, देखिए कितना बनेगा,
45,000 प्लस 1 लाख, तो 1,45,000 प्लस 39,000, तो 1,84,000 बच रहा है, बन गया। जबकि हमारे पास अगर प्रॉफिट मैंने कितना लिया 484, तो 484 में से 184 तो यहीं चला गया, तो बैलेंस कितना बचा 3 लाख, जबकि हमारे पास लॉस कितने का है 4 लाख। तो उस केस में हम यहाँ पर पूरा 4 लाख राइट ऑफ नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ कितना राइट ऑफ कर पाएंगे 3 लाख, और कैपिटल रिजर्व यहां से हट जाएगा। कैपिटल रिजर्व आपकी बैलेंस यहां से हट जाएगी, क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट बचा ही नहीं। टोटल 4,84,000 था, ये सारा खर्चा मिलाकर ही 184 बन रहा है, जबकि लॉस 4 लाख रुपए का है, लेकिन पैसा ही 3 लाख बचा, तो हमने 3 लाख राइट ऑफ किया। हम बैलेंस शीट अगर इसके बाद बनाएंगे तो उसमें आज भी पीएनएल अकाउंट में 1 लाख का लॉस आएगा, क्योंकि 4 लाख में से सिर्फ 3 लाख राइट ऑफ हुए। अगर 6,84,000 हो रहा था तो उसमें बैलेंस बच रहा था, तो हमने ट्रांसफर कर दिया था। तो ये समझाने के लिए पॉइंट है, ठीक है। मैं इसको दोबारा हम इसको ठीक कर लेते हैं। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्वेश्चंस के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज आना शुरू हो गया। क्या चेंज आना शुरू हुआ? अब वो जर्नल एंट्रीज के साथ आपसे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट पूछते हैं कि बनाना बताइए कैसे बनाते हैं रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो उसके लिए मैं आपको एक इजी वे बताता हूं। आपके पास ये जर्नल एंट्रीज है। अब जैसे लेजर अकाउंट बनाते हैं सिंपल, वैसे बनाते हैं। अब रिकंस्ट्रक्शन यहाँ पर यूज नहीं हो रहा, यहाँ पर यूज नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पर डेबिट में क्या था? इक्विटी शेयर कैपिटल, तो आप यहाँ पर लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कौन सा आएगा? जो रिकंस्ट्रक्शन के आगे लिखा हुआ है 5 लाख। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अंदर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 160 से, तो आप क्या डालेंगे? बाय 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 1,60,000। फिर ट्रेड क्रेडिटर्स टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, तो बाय ट्रेड क्रेडिटर्स 14,000। फिर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट यहां पर भी आ रहा है 10,000, तो बाय बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000। आपको पता था इसका टोटल 684 बन रहा है, वो हमने यहां पर भी निकाल लिया था। और लास्ट एंट्री में रिकंस्ट्रक्शन डेबिट हो रहा है और क्रेडिट ये सब हो रहे हैं, तो ये सारा का सारा यहाँ आ जाएगा। टू गुडविल, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू स्टॉक, टू सरप्लस, टू कैपिटल रिजर्व, ये हमारा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट पूरा बन के तैयार हो जाएगा। आपने बैलेंसिंग फिगर यहां से निकाल ली, तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर लिखो या ना लिखो बात एक ही है, वो हमने ऑटोमेटिकली निकाल ली थी जब हमने जर्नल एंट्री पास की थी। तो रिकंस्ट्रक्शन जर्नल एंट्री से ही आप रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में सिंपल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट पूछे तो आपको रफ में या वर्किंग नोट्स में जर्नल एंट्री पास करके फिर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट प्रिपेयर करना चाहिए। आई होप ये चैप्टर और ये वीडियो आपको एक ब्रीफ देगा चैप्टर का, और आपके कॉन्सेप्ट्स को काफी लेवल तक क्लियर करेगा। तो आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखिए, और अपने को उसके बाद आप क्वेश्चंस करना अटेम्प्ट शुरू कीजिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का पॉइंट ऑफ व्यू यही है, अगर लाइबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट होगी, और नए वाली लाइबिलिटी क्रेडिट होगी, और जब लाइबिलिटी कम होती है तो हमारा प्रॉफिट होता है, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा। और लॉसेस की सिर्फ लास्ट में एक एंट्री होगी, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट लास्ट में ही डेबिट होता है। वरना जो प्रॉफिट वाली एंट्रीज है वो सारी पहले हम इकट्ठे पास करते हैं, जैसे हमने इन क्वेश्चंस में की है। I hope the video is clear and the chapter and the concept is clear. I have uploaded more videos on corporate accounting. You can check out those videos also and wait for the new video. Thank you so much.